आगामी 5 तारीख को जो आपका कनिष्क सहायक का है उसका जो सिलेबस है, समझ गया ना, उसके सिलेबस में आपका जो अभी तक था विज्ञान सम्मिलित नहीं था, तो इसके सिलेबस में इन्होंने 15 नंबर का क्या कर दिया है, कंप्यूटर एंड साइंस, समझ गया ना। तो उसने उत्तराखंड से 13 नंबर घटा दिए, टोटल कितने घटा दिए हैं, 13 नंबर का उत्तराखंड घटा दिया है। तो 40 की जब आप उत्तराखंड आएगा 27 का, हिंदी 20 की जगह 25 की कर दी है, तो 13 में से 5 की कटौती तो कहां हो गई, हिंदी में हो गई, वहां एडजस्ट हो गए। 8 इसने कहां बढ़ा दिए हैं, जीएस में, यानी कि अब जीएस वाला जो पोर्शन है जो अभी तक 40 का हो रहा था वो हो जाएगा 48 का, ठीक है। और आपके जो हिंदी वाला पोर्शन है वो हो जाएगा 25 का, तो ये हो गए 73, 27 का हो गया आपका उत्तराखंड। मतलब आपको पढ़नी वही चीजें, बस इस बार विज्ञान बढ़ गया है, कंप्यूटर तो चल ही रहा था, हो सकता है कंप्यूटर में इसकी इस बार 4 की जगह 5 या 6 कर दें या 4 ही रखे, जो भी करे, समझ गए ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो आपसे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी ये सीरीज बनाई है, ठीक है। थोड़ा इन प्रश्नों को समझ लो, अंदाजा लगा लो, बाकी मटेरियल आपके पास है कंप्यूटर का, उसमें से आप पढ़ ले कि प्रश्न इस तरीके से बनेंगे, ठीक है, ताकि आप समझ बना लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा तो था लेकिन उस तरीके से पढ़ा नहीं, और वो याद तो करा था, समझ गए ना, लेकिन कंफ्यूज हो गए वहां पर, ठीक है। कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए मैंने थोड़ा एक मॉडल बना रखा है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू चिप का प्रकार नहीं है, ठीक है। सीपीयू चिप का मतलब जो हमारे सीपीयू में क्या बनाए जाते हैं, आईसी चिप लगाए जाते हैं, इंटीग्रेटेड चिप, उसका प्रकार नहीं है, क्योंकि बाजार में विभिन्न नामों से वो बिकते हैं। तो इसमें पेंटेनियम है, ये तो सबसे फेमस ब्रांड है, ठीक है। इंटेल है, ये भी बहुत फेमस ब्रांड है, और साइरिक्स है तो सही लेकिन उतना फेमस नहीं है। तो इसका सही उत्तर है कोरल ड्रॉ, समझ गया ना। कोरल ड्रॉ किसी भी आईसी चिप का प्रकार नहीं है जो सीपीयू में उपयोग किए जाते हैं, इंटीग्रेटेड चिप जिसे बोलते हैं आप, इनके इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हो जिसे, ठीक है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है आपका, संख्या 21 को द्विधारी अंक पद्धति में लिखा जाएगा, ठीक है, बाइनरी कोड, क्योंकि 21 क्या है, एक दशमलव पद्धति का अंक है। 21 क्या है, दशमलव, दशमलव में 10 अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, समझ गया ना। तो उसी से कोई भी संख्या बनेगी, लेकिन बाइनरी में आपको पता है 2 ही होती हैं, एक क्या होता है, एक क्या होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। तो हमें ये बताना है कि 21 द्विधारी अंक पद्धति में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसको बाइनरी कोड में लिखाने की विधि मैंने निकालने की विधि आपको सिखा रखी है। कोई भी संख्या पूछे बाइनरी से द्विधारी में, सॉरी बाइनरी से दशमलव में, दशमलव से बाइनरी या द्विधारी अंक पद्धति में कन्वर्ट आप कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या है, ये वाला है, ठीक है। कौन सा विकल्प है, तीसरा विकल्प, सी विकल्प इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्न स्तरीय यानी कि असेंबली की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर हमने कितने प्रकार के पढ़े, 3 प्रकार के। एक कौन सा है सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा होता है, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। तो इसमें निम्नलिखित में से असेंबली की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो इसमें पहला है क्या, कंपाइलर, दूसरा क्या है असेंबलर, और तीसरा है इंटरप्रेटर। देखो असेंबलर और इंटरप्रेटर दोनों एक जैसा काम करते हैं, काम करने का क्या है, तरीका अलग अलग है। एक लाइन टू लाइन करता है, एक पूरे आपके सोर्स को क्या कर देता है, चेंज कर देता है एक साथ। दोनों एक ही चीज है, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। ये और सॉरी कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बाकी असेंबलर जो होता है वो असेंबली की भाषा को किसमें बदलता है, मशीनी भाषा, समझ गया ना। इसीलिए असेंबलर आपका इसका सही आंसर है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर सेम चीज है, समझ गया ना, वो दोनों एक ही काम करती हैं, बस उनका काम करने का तरीका क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है आपने। और इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, एनिमेशन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा है,
जो आपके पास उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, समझ गए ना, उनमें से कौन सी भाषा है कंप्यूटर की जिसे एनिमेशन आजकल बहुत फेमस है ना, जिसमें कार्टून या रेखा चित्र के माध्यम से आपके बहुत सारे चीजें, पिक्चर, मूवी, समझ गए ना, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो एनिमेशन में प्रयोग में लाए जाने वाली जो आपकी भाषा है वो है जावा। क्या है? जावा, क्योंकि ये पास्कल है, फोर्ट्रॉन है, लोगो है, ये तो आरंभिक भाषाएं थी, समझ गए ना, जिनसे बेसिक चीजें सीखी जा सकती थी, समझ गए ना। तो ये उनसे रिलेटेड नहीं है। जावा एक क्या है? आधुनिक कंप्यूटर की भाषा है, एनिमेशन में है, समझ गए ना, वीडियो गेमिंग में है, इसके अलावा आपका पिक्चर बनाने में है, इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है जावा का, ठीक है, एनिमेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है चौथा, पांचवा क्वेश्चन, कंप्यूटर इंटरनेट में डाटा संचरण की गति मापने की इकाई को कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर इंटरनेट में जो डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित होता है तो उसे किस में मापा जाता है? पहला है बैंड, दूसरा है क्या? बग, तीसरा है बॉर्ड, चौथा है विथ। समझ गया ना? बैंड और विथ क्या है? बैंड और विथ उसकी क्षमता है, समझ गया ना। और बग तो कंप्यूटर की गलतियों को बोला जाता है। बॉर्ड क्या है? क्या कहलाती है? बॉर्ड, समझ गया ना। बॉर्ड सही आंसर है। डाटा संचरण की गति किसमें मापी जाती है? बॉर्ड में मापी जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ईथरनेट उदाहरण है, ठीक है। ये इंटरनेट के प्रसार मतलब एक क्या जाल बनाने की एक प्रचलित विधि है। इनमें से किसका उदाहरण है? लोकल एरिया नेटवर्क का, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क का? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लोकल एरिया। भारत में लोकल एरिया नेटवर्क की सबसे प्रचलित जो आपकी क्या है उदाहरण है वो है इथरनेट, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा लैन। क्या होगा? लैन। अगला क्वेश्चन है, एक ही माध्यम द्वारा कई प्रकार की सूचनाएं प्रस्तुत करना कहलाता है? ए मल्टीमीडिया, बी मोडेम, सी स्पैम और डी सर्फिंग, ठीक है। एक ही मतलब आप एक ही माध्यम से चित्र भी दिखा रहे हैं, वीडियो भी दिखा रहे हैं, फोटो भी दिखा रहे हैं, टेक्स्ट भी दिखा रहे हैं, समझ गया ना। तो सब कुछ, वॉइस है, चित्र है, समझ गया ना, फिल्म है, आपके रेखाएं हैं, ग्राफ हैं, जितनी तरीके की चीजें हैं उन सभी को अगर आप एक ही माध्यम से दिखा पाते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टीमीडिया। मल्टी से मतलब कई प्रकार का, मीडिया मतलब माध्यम, समझ गया ना। जब हम एक ही चीज से कई तरह की चीजें प्रस्तुत कर सकें तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। कई बार ऐसा होता है ना, हमें विकल्प समझ में नहीं आ रहे हैं तो हमें सारे विकल्प भी पढ़ लेने चाहिए, उससे भी चीजें हल हो जाती हैं। जैसे मॉडेम है, मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर है, जो कंप्यूटर सिग्नल को क्या करता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में बदलता है? कंप्यूटर के सिग्नल में बदलता है, ठीक है। स्पैम क्या है? अवांछित क्या है? हाँ, सूचनाओं का, ईमेलों का क्या है? एक तरीके से गुच्छा है, उसे हम स्पैम बोलते हैं। सर्फिंग का मतलब इंटरनेट में कुछ भी खोजना है, ठीक है, सर्च करना, क्या कहलाता है? सर्फिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आठवां, सीपीयू का एक भाग नहीं होता? ए माउस, बी मॉनिटर, सी कंट्रोल यूनिट और डी इनपुट डिवाइस। इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। आपको पता है सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एक होता है मेमोरी, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 3 भागों से मिलकर के सीपीयू बनता है। एएलयू किससे? कंट्रोल यूनिट और किससे? मेमोरी। 3 भाग होते हैं किसके? सीपीयू के, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ठीक है। तो ये उसके भाग नहीं है, ये सब क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, समझ गया ना, और ये लिखाई इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से ये कोई नहीं होंगे। कौन सा होगा? कंट्रोल यूनिट। अगला क्या है, कंप्यूटर में निर्देश संग्रहित होते हैं? ए कीबोर्ड में, बी मॉनिटर में, सी प्रिंटर में और डी कुछ भी संग्रहित होगा कंप्यूटर में तो वो मेमोरी में ही होगा, समझ गया ना। चाहे वो अस्थायी मेमोरी के रूप में हो, चाहे वो स्थायी मेमोरी के, कोई भी चीज संग्रहित करनी होती है कंप्यूटर में तो वो हमेशा किस में संग्रहित होगी?
हाँ, संग्रहित शब्द जहां प्रयोग किया जाएगा तो वो कहां पर होगा? हाँ, मेमोरी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर किस वर्ष लगाया गया था? माइक्रो प्रोसेसर, समझ गया ना, जिसने कंप्यूटर का पूरा क्या आपका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। समझ गया ना, पहले तक क्या होते थे, कंप्यूटर बड़े साइज के होते थे, इसने कंप्यूटर का साइज क्या करा, छोटा करा, उसे पीसी पर्सनल कंप्यूटर में बदलने का काम किया। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तनकारी क्या था, परिवर्तनकारी घटना थी। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार हुआ था 1970 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां, कंप्यूटर की सहायता से दस्तावेजों में त्रुटियां ढूंढना कहलाता है। मतलब कंप्यूटर की सहायता से दस्तावेजों में क्या करना, कमियां ढूंढना क्या कहलाता है? एक सूचना, बी प्रणाली, सी जानकारी और डी प्रक्रिया। क्या कहलाता है? प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है। कंप्यूटर के माध्यम से दस्तावेजों में कमियां ढूंढना प्रक्रिया कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग पहली बार किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था? ए दूसरी पीढ़ी, बी तीसरी पीढ़ी, सी चौथी पीढ़ी और डी पांचवी पीढ़ी। ठीक है। तो इसका सही आंसर है चौथी पीढ़ी। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में लगे? क्योंकि पहली जो पीढ़ी थी वो थी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित, तो बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे। दूसरी जो पीढ़ी थी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी, तो आकार थोड़ा तेज हो गया, गति थोड़ा बढ़ गई थी, मेमोरी भी बढ़ी। तीसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर आए वो थे किस पर? हाँ, आईसी चिप पर, इंटीग्रेटेड सर्किट। समझ गया ना। और पांचवी पीढ़ी में आया क्या? हाँ, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। और पांचवी पीढ़ी क्या? चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवी पीढ़ी में आकार छोटा हो गया। जैसे पीसी अब किस में बन गया? लैपटॉप बन गया, या आपका पाम टॉप बन गया, या मोबाइल फोन भी आपका क्या हो गया? एक कंप्यूटर ही तो है। ठीक है। तो ये पांचवी पीढ़ी में है। कौन सा भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर नहीं है? ठीक है। इसमें है परम, अनुपम, पेस और तेजस। तेजस नहीं है। देखो, परम सीरीज भी है, समझ गया ना, अनुपम सीरीज भी है और पेस भी है। समझ गया ना। भारत में आपका सीडैक कंपनी भी बनाती है और डीआरडीओ भी बनाता है, बार्क भी बनाता है। ये उनकी अपनी अपनी सीरीजों के नाम है। तेजस क्या है? एक भारत में विमान, सॉरी, युद्ध लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू विमान, उसका नाम है तेजस। इस सीरीज में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस जो चीजों को प्रस्तुत करता है, सीपीयू के बाद जो चीजें आपको देने के लिए होती हैं, जो आपको देती हैं चीजें, उन्हें क्या बोलते हैं? और जिससे आप सीपीयू को देते हो वो क्या कहलाता है? इनपुट। तो इसमें माइक क्या है? इनपुट है, माइक से बोल करके आवाज देते हो ना। बारकोड रीडर क्या है? बारकोड को रीड करके देते हो। स्कैनर क्या है? स्कैन करके कंप्यूटर को देते हो। तो वो सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर से क्या करते हो? आउटपुट निकाल करके लेते हो, हार्ड कॉपी निकालते हो ना। तो प्रिंटर क्या है इसमें? आउटपुट। अगला, हार्ड डिस्क उदाहरण है? ए स्थायी मेमोरी का, बी अस्थायी मेमोरी का, सी कैश मेमोरी का और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अस्थायी मेमोरी क्या होती है बताओ? अस्थायी मेमोरी जो उसी समय काम में लाई जाए, काम करने के दौरान जो मेमोरी चाहिए होती है। कैश मेमोरी उसकी सहायक होती है। प्रोसेसर की स्पीड कम है, प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा है और मेमोरी से चीजें कम धीमी गति से आ रहे हैं, तो उस समय स्पीड बढ़ाने के लिए जो मेमोरी होती है उसे क्या बोलते हैं? कैश। स्थायी मेमोरी का मतलब क्या है? स्थायी मेमोरी का मतलब क्या है? स्थायी मेमोरी का परमानेंट, जिसमें हम चीजें क्या लंबे समय के लिए सुरक्षित। तो हार्ड डिस्क किसका उदाहरण हुआ? हार्ड डिस्क में हम लंबे समय के लिए सुरक्षित रखते हैं ना चीजें। विंडोज निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? विंडोज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी उपरोक्त सभी। सभी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि तीनों क्या है? अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं।
समझ गए ना। विंडो क्या करती है हमारी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसी में तो हम सारा सिस्टम चलाते हैं। कोई एक काम के लिए बनाई गई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, समझ गया ना। और कोई सहयोग के लिए बनाई गई क्या होती है, यूटिलिटी। बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जो हमें क्या देती है, काम करने के लिए। जैसे ये पूरा स्क्रीन है, ये विंडो है, तो इसी पे सारे काम होंगे, तो ये क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो इसमें है कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी वर्ड प्रोसेसर और डी लाइनेक्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें कौन सा है, लाइनेक्स, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, विंडोज है, समझ गया ना। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सब क्या है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, वर्ड प्रोसेसर है, ये क्या है, एप्लीकेशन। किसी फाइल के अंदर की सूचनाओं को पढ़ने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं, ए कॉपी मान, बी टाइप, सी कॉपी और डी उपरोक्त सभी। किसी फाइल के अंदर की सूचनाओं को पढ़ने के लिए हम टाइप कमांड करते हैं, तो उससे अंदर की सूचनाएं खुल जाती हैं, तो इसका सही आंसर है टाइप। अगला क्वेश्चन है, सी भाषा का विकास किस वर्ष हुआ था। सी भाषा कंप्यूटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, समझ गया ना, और इसका विकास हुआ था 1972 में। आधुनिक भाषा मानी जाती है इसे। ठीक है, इसके बाद आपके प्रोग्राम लिखना आसान हो गया कंप्यूटर में। स्क्रीन का रिजोल्यूशन मापा जाता है, मतलब पिक्सल को हम किस में मापते हैं, रिजोल्यूशन हम पिक्सल में मापते हैं ना, समझ गया ना। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, इसके साफ, अब देखो इसमें साफ तो दिखाई दे रहा है, इससे बड़ी स्क्रीन में इसी के द्वारा खींची गई फोटो देखें तो वो क्या होगी, फट जाएगी ना, फटेगी या नहीं, क्यों, क्योंकि पिक्सल क्या होंगे, कम हो जाएंगे, समझ गया ना। तो इसका उत्तर है, ये गलत उत्तर छप गया है इसमें, डॉट पर इंच। इसका उत्तर होगा, रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है हमेशा, डॉट पर इंच, समझ गया ना। एक इंच में डॉट कितने हैं, जैसे आजकल आप एचडी टीवी वगैरह देखते होगे तो क्या लिखा रहता है, 1080 लिखा रहता है ना, 1080 लिखा रहता है। तो इसका मतलब कितने, एक इंच में कितने डॉट हैं, हाँ इतना गाढ़ा पिक्सल, इसीलिए अगर उसको जूम भी करोगे तो वो फटेगा नहीं, समझ गया ना। तो इसका सही आंसर क्या है, ये है, ये गलत आंसर है। ठीक है, क्या है, डीपी, डॉट पर इंच में मापा जाता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है, किताबों की छपाई में कौन सा प्रिंटर उपयोग में लाया जाता है। किताबों की छपाई यानी कि हम जब प्रिंटिंग का काम करते हैं किताबों में, तो कौन सा प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। लेजर प्रिंटर आजकल जो सबसे ज्यादा प्रचलित क्या है, छपाई का काम करने वाला प्रिंटर है, वो कौन सा है, लेजर प्रिंटर। कौन सा है, लेजर प्रिंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तस्वीर और रेखाचित्र के माध्यम से उपयोगकर्ता के से अंतर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी प्रोग्राम, सी बूटिंग और डी हाइपरलिंक। तो इसका उत्तर क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको चित्र बना के, आइकन बना करके या रेखा चित्र जो बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप इसी वजह से पढ़ पाते हैं किसी भी चीज को कंप्यूटर में, समझ गया ना। GUI बोलते हैं इसको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 23वां, किसी नेटवर्क से जुड़े हुए विभिन्न कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु या टर्मिनल क्या कहलाता है। कोई नेटवर्क है कंप्यूटर का, तो उसके अंतिम टर्मिनल को क्या कहा जाएगा, क्या कहलाता है, नोड। क्या कहलाता है, नोड। सर्वर तो मेन कंप्यूटर हो गया, नोड क्या हो गया, और गेटवे का मतलब होता है जुड़ना, दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने वाला जो एक कंप्यूटर होता है वो गेटवे कहलाता है। बाकी प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इसमें चलने वाले नियमों को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल, जो आवश्यक चीजें हैं कंप्यूटर में नेटवर्क से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नोड। चलो अगला क्वेश्चन है, सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़ करके वांछित सूचना तक पहुंचना किस मेमोरी की विशेषता है।
तो ये तो सीधी सी है, रैम, रैंडम एक्सेस, रैंडमली जो चाहिए उसी को उठाओ। जैसे आपका रैम रोम क्या है, रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, उसमें तो क्या होगा, क्रम से चलेंगी ना सूचनाएं, आप उसमें परिवर्तन कर नहीं सकते हो। रैम में क्या है, आपको जो चाहिए कंप्यूटर में उसी को टाइप करोगे तो वही खुल जाएगा, समझ गया ना। तो ये क्या कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहां आप एक्सेस कर सकते हो रैंडमली, जो चीज चाहिए डायरेक्ट उसी में, आपको लांग सकते हो यहाँ पर चीजों को। जैसे कोई चीज आपके मान लो 10 चीजों का क्रम बना रखा है 1 2 3, आपको 7वीं सूचना चाहिए, उसके बाद 9वीं चाहिए, तो पहले ही 7वीं में फिर 9वीं में जा सकते हो। रोम में क्या होगा, सीरीज से खुलेगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9, ऐसे 7 में जाओगे तो पहली 6 भी खोलनी पड़ेंगी, फिर 7वीं में पहुंचोगे। रैम में क्या होता है, जो चाहिए उसी में डायरेक्ट पहुंच जाना, इसीलिए क्या है वो, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। तो रैम होती है सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़ के सीधे उसी में पहुंचना, क्या कहलाता है, रैम। तो ये 24 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी कंप्यूटर में विभिन्न तरीके से पूछे जा रहे हैं, समझ गया ना, उनका समूह। बाकी इसकी मैं सीरीज बनाऊंगा, कम से कम इसमें जितने तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उतने तरीके से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करूंगा, इन्हें आप एक बार देख लें। बाकी जो आपको कंप्यूटर में पढ़ा रखा है उसको सही तरीके से आप पढ़ लें, समझ गया ना, और ये समझ लें कि क्वेश्चन इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। बाकी 3 4 पेपर बीच में हो रखे हैं, चाहे वो कैंसिल भी हुए, तो आप देख सकते हो कि वो क्वेश्चन बनाता किस तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना मैच कर रहा है उसके साथ, ठीक है। चलो।